नो सर। वहां तक सब समझ आ गया ठीक से? यस सर। यस सर। चलो अब आगे हम देखेंगे नेक्स्ट। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम ईटा से डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली में शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के साथ रिलेटेड टर्म है। देखो ध्यान से कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी पर इस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं, और उसकी जो बॉटम मोस्ट सरफेस है ये फिक्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये फिक्स्ड सरफेस है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ इसकी जो शेप है थोड़ा उसमें अल्टरेशन आता है, कुछ इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी ऐसी। ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, कभी तुम इसको टू डायमेंशनल समझो। मतलब मैं तुम्हारे लिए दोबारा से एक बार इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मतलब ये एक्चुअली में इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक। तो ये जब इस पर फोर्स लगाएंगे हम तो ये डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा इधर आ जाए, सही है ना? यस सर। तो इसकी जो अपर सरफेस है जिस पर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इसको हम डिफाइन करते हैं, ये शेयरिंग स्ट्रेस। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी भी अप्लाइड स्ट्रेस और रिजल्टिंग स्ट्रेन का रेशियो मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी होता है। डिपेंडिंग कि किस तरह का स्ट्रेस है और किस तरह की रिजल्टिंग स्ट्रेन है, उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम हमने अलग अलग रख दिए। जैसे अगर यूनी डायमेंशनल किसी बॉडी की लेंथ में अल्टरेशन है तो वहां हम इस रेशियो को यंग्स मॉडुलस कह रहे हैं। अगर किसी बॉडी के लिए वॉल्यूम में चेंज है तो वहाँ वॉल्यूम स्ट्रेन, और अगर इस तरह से टेंजेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन कर रहे हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ये शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो। तो स्ट्रेस मैंने तुम्हें बताया था फोर्स पर यूनिट एरिया, और अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें जब शेयरिंग स्ट्रेन पढ़ाया था तो वो मैंने तुम्हें ये कहा था कि जो लाइन परपेंडिकुलर होती है फिक्स सरफेस के, वो एक साइड कितनी टिल्ट होती है उसको हम शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। अब फिर हमने लिखा था कि भाई टेन थीटा को हम नियरली थीटा कह सकते हैं और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एक्स है और ये क्यूबिकल शेप में कोई बॉडी है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक्स बाई एल है। तो हम यहाँ से ईटा को किस तरह से डिफाइन करेंगे? एफ बाई ए अपॉन एक्स बाई एल। बोलो। यस सर। समझ आ गई ना ये बात तुम? ये जो एरिया है ये एल स्क्वायर होगा अगर ये स्क्वायर शेप है। अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो एल इंटू डी होगा। एग्री करते हो ना वो इस बात से? यस सर। अब यहाँ हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, लेटरल स्ट्रेन। तुमने किसी ने सस्पेंशन ब्रिज वगैरह देखा है कभी? हम्म? हेलो? नहीं सर। जो वायर्स से लगा रहता है।
हाँ, अरे ऋषिकेश गए होंगे भाई, लक्ष्मण झूला है तो। देखा है अच्छा। सर। ये ऐसे ही तो, ये इसमें सब में पूरे ही जगह पे देखो तुम तो, ये वायर से ही तो सस्पेंडेड होता है ये। हाँ सर। देखो एक तो इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस तरह से कॉन्वेक्स शेप में होता है, इसका अपना बेनिफिट है। वो बीम स्ट्रक्चर वगैरह जब कभी इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा ऐसे होता है। तो तुम्हें ये मैंने बताया भी था कि कोई भी बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ वर्टिकल फोर्स स्ट्रेट नहीं रह सकती, वो हमेशा ऐसे बेंड हो जाती है। हम लॉज ऑफ मोशन में इसका जिक्र कर चुके, तो ये ऐसे। तो ये जो ये वायर है ना, ये कितना लोड बियर कर सकते हैं, कितना वेट अप्लाई करने से ये ब्रेक हो जाएंगे, वो सब इस चैप्टर का ही टर्मिनोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं, पता है तुम्हें? यस सर। कभी तुम सोचो कि हम ये सब चीजें यहाँ यूजलेस पढ़ रहे हैं, तो सुनो ध्यान से। तुम ये देखो पहले तो, कि अगर अपने पास में कोई एक वायर है, मान लो ये, ठीक है ना? तो इसके ऊपर तुमने फोर्स अप्लाई किया और ये एलोंगेट, तो तुम ये बात नहीं देख पा रहे क्या कि यहाँ पे जो टोटल इस मटेरियल के अंदर वॉल्यूम इस्तेमाल हो रहा है, इस बॉडी के अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है। यस सर। तो जब लेंथ बढ़ेगी तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। कंफर्म है ना ये बात? तो यस सर। या हम इसका उल्टा कह सकते हैं कि अगर हम इसे दबा के छोटा करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। हाँ सर। तो जिस तरफ हमने फोर्स अप्लाई किया है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक डायमेंशनल चेंज आएगा ऐसे, मतलब इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा या बढ़ जाएगा। यस सर। तो हम कहेंगे कि when there is tensile or compressive strain, there is a strain perpendicular to the direction of applied force। तो इसमें हम इसको डिफाइन करते हैं। अब तुम ये बताओ मुझे जरा कि हम स्ट्रेन किसको डिफाइन करते हैं? स्ट्रेन हमने कहा था कि विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, यूनिट चेंज ऑफ डायमेंशन के लिए कितनी ऑल्टरेशन है, लेंथ, वॉल्यूम, यहाँ पर डायमीटर में आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि अगर भाई इसकी ओरिजिनल रेडियस थी मान लो आर, ठीक, यहाँ इसकी रेडियस होगी आर माइनस डेल्टा आर, तो कितना चेंज आया रेडियस में? बोलो। हेलो। सर रिपीट कर दीजिए भाई। मैंने कहा है भाई कि अगर यहाँ पे पुरानी वायर है इसकी रेडियस आर थी, और नई जो वायर है इसकी रेडियस अब डिक्रीज होकर आर माइनस डेल्टा आर हो जाए, तो यहाँ कितना चेंज आया रेडियस में? डेल्टा आर। तो मैं कहूंगा कि जब आर रेडियस थी तो चेंज है डेल्टा आर, तो यूनिट लेंथ के लिए जो यूनिट रेडियस के लिए चेंज होगा वही तो लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। यस सर। मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है सर। वो होगा कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन। ये लेटरल स्ट्रेन जो है ये चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस है। ठीक है सर। एक होता है भाई पॉइजन्स रेशियो। देखो जरा पॉइजन्स रेशियो में क्या होता है कि इन महाशय ने ये कहा है कि जो जब हम किसी वायर को एलोंगेट करते हैं मान लो,
ये वायर है, जब हम इसको भाई अलोंगेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ इसकी रेडियस है आर, यहाँ पे इसकी रेडियस है आर माइनस डेल्टा, और यहाँ इसकी लेंथ में जो चेंज है वो प्रीवियस के कंपैरेटिवली डेल्टा एल एलोंगेशन, सही है ना। यस सर। तो यहाँ उसने क्या कहा है कि जो लेटरल स्ट्रेन है एंड लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन आर इन अ कांस्टेंट रेशियो, ठीक। तो इसने कहा कि इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है लेटरल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। सही है भाई। यस सर। इससे हमें क्या पता चलेगा, अब सुनो ध्यान से। जैसे तुम किसी वायर के ऊपर लोड अप्लाई करना शुरू करो, ठीक, तो जब इसका लेंथ में अल्टरेशन होएगा तो डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और इस पे फोर्स अप्लाई किया हमने या वेट अप्लाई किया mg, जिसकी वजह से फोर्स कहते हैं, तो फोर्स अपॉन ये क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडल, समझ गए। यस तो जब हम किसी मटेरियल की लैब में टेस्टिंग करते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि इस वायर के ऊपर इतना लोड अप्लाई करने से कितनी लेंथ में चेंज आता है, ठीक है, जी सर। फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब भैया तुम्हें एक बनाना है सस्पेंशन ब्रिज, तो इस सस्पेंशन ब्रिज में बहुत सारे वायर लगेंगे। अब इन वायर में कितनी कितनी टेंशन डेवलप होगी, वो मान लो इसके ऊपर पैसेंजर है, तो इसके ऊपर मान लो 1000 पैसेंजर एक टाइम में जा रहे हैं, तो उनका लोड ऑन एन एवरेज भाई मान लो 100 किलो का एक आदमी है। तो ये देख लेंगे कि इसके ऊपर एक टाइम में कितना लोड ऑक्यूपाई हो सकता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस पर 50,000 आदमी खड़े होने की जगह ही नहीं है और हम 50,000 आदमियों के लोड की यहाँ बात करने लगे। मतलब जितने यहाँ मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है इस ब्रिज की, हम कोशिश करेंगे कि इतने ही आदमियों के लिए इसको टेस्ट कर लें, थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम में इतना ज्यादा लोड हो सकता है। तो जब इतना ज्यादा लोड होगा तो एक वायर के हिस्से में कितनी टेंशन आएगी, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यूटन लॉ वाले चैप्टर से। यस। यस सर। तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस वायर को जब हम ब्रिज में इस्तेमाल करेंगे तो एक वायर पे कितना फोर्स उस टाइम पर लग रहा होगा जो इसकी लेंथ को बढ़ा रहा होगा नीचे की तरफ। तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एल। हाँ सर। क्योंकि इस मटेरियल के लिए वाई हम पहले से ही लैब में टेस्ट कर चुके हैं, यस सर। और वो किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है। मतलब हमने अगर कॉपर के लिए टेस्ट कर लिया लैब में, तो जो हमारे पास लैब से डेटा मिला है वो दुनिया भर के सारे कॉपर के लिए वही काम करे। बस ठीक है ये सर। बस ये होगा कि अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग फोर्स के लिए डेल्टा एल अलग अलग हो जाएगा। तो हमें भाई ये पता चल जाएगा यहाँ कि एक पर्टिकुलर लोड के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन और मटेरियल का वायर जब यूज करेंगे तो उसके लिए डेल्टा एल कितना होने वाला है। अब उसी मटेरियल वायर के लिए अपने पास में लैब में सिग्मा भी अवेलेबल है, सही है ना। यस सर। तो जब वहां पे सिग्मा भी अवेलेबल है तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि जब इसमें इतना लेंथ ऑफ चेंज आएगा तो चेंज इन रेडियस जो कि ये
ये डेल्टा आर कितना है, ठीक है। नहीं समझ आया? यस सर, आ गया। तो जब तुमने डेल्टा आर कैलकुलेट कर लिया, अब एक बात समझो मेरा, एक वायर की रेडियस पता चला कि 2 सेंटीमीटर है, और किसी एक लोड के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जितनी लेंथ में इंक्रीज होगा उसके लिए चेंज इन रेडियस आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जितनी उसकी टोटल रेडियस है, ये लेंथ चेंज होने से उसकी रेडियस में 3 सेंटीमीटर का चेंज आ जाना चाहिए। वहां तो रेडियस 2 पे ही खत्म हो जाएगी, इसका मतलब वायर क्या होगा? कम होएगी। टूट जाएगा वायर, वायर टूट जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि वायर तो चेंज इन रेडियस 2 सेंटीमीटर तक ही तो बियर कर सकते, 2 ही तो है उसकी रेडियस, यहाँ 3 में चेंज हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर और फालतू कहाँ से लाओगे? ठीक है सर। तो हम इससे ये बात कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कौन सा वायर यूज करना है, कौन सा वायर यूज नहीं करना। ठीक है सर, नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। यस सर। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक वायर के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा एलोंगेट हो गया। यहाँ हम कह देंगे कि यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर यूज, जो हम यूज कर रहे हैं वो वाई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वायर का हम यूज कर रहे हैं वो ए है, और जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो एफ। सही है। यस सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि तुम एक बात देखो कि जब हम इस वायर से इस फोर्स को, मतलब इस फोर्स से इस वायर को हम नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, मान लो ऐसे, तो इसके जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नहीं जा रहे यस जा रहे हैं सर। सर। हैं? जब ये एटम्स इससे दूर जा रहे हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि इनके अंदर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन डेवलप होता है। इसका मतलब ये तुम जो फोर्स लगा के इसको नीचे खींच रहे हो, तो इसके जो वायर हैं उसके बीच में डेवलप्ड इंटर एटॉमिक फोर्स तुम्हारे इसको स्ट्रेच करने का अपोज कर रहा है। कर रहे हैं सर। तो यस तुम्हें सर। तुम्हें इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन के अगेंस्ट इसको पुल करना पड़ रहा है, तो क्या होगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। हाँ, तुम्हें वर्क करना पड़ेगा और वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए। समझ गए? यस सर। तो हमें यहाँ पे वही निकालनी है कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर, और ये जो एनर्जी है इस एनर्जी का नाम होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना भाई? हम्म। यस सर। यस सर। अब हम देखो ध्यान से कि मान लो तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो उसने इसमें डेल्टा एल एलोंगेशन डेवलप कर दी। यहाँ तक देखना ध्यान से। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये इस स्टेज पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। ठीक है ना?
तो हर एक स्टेज की एलोंगेशन के लिए तुम्हें एक कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। जब उस एलोंगेशन को हम बढ़ाते हैं तो हमें फोर्स भी बढ़ाना पड़ता है। नहीं समझे? हेलो। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि जैसे मान लो तुम्हें डेल्टा एल एलोंगेशन इसमें डेवलप करनी है, तो तुम्हें ये कोई ना पता है कि डेल्टा एल एलोंगेशन के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो 10 न्यूटन फोर्स से डेल्टा एल एलोंगेशन डेवलप होती है, तो तुम्हें कोई पता है कि 10 न्यूटन से होगी। तुम 1 न्यूटन अप्लाई करोगे, थोड़ी सी एलोंगेशन होगी, तुम्हें लगेगा कि अभी तो कम है, तुम 2 न्यूटन बढ़ा दोगे, थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो फिर 3 न्यूटन। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे तुम इसको यहाँ तक ले आओगे। तो इसका मतलब तुम एक वेरिएबल फोर्स के अंडर में इसको स्ट्रेच कर रहे हो। यस सर। नहीं समझ आया अभी? आ गया यस सर। सर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसकी जो स्टेट है स्ट्रेचिंग की, उसको हम इंटरमीडिएटरी ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, कि elongation in the wire is L, सॉरी X। ये इसकी जो ओरिजिनल ये है पोजीशन यहाँ पे, इससे अगर तुम देखोगे तो हम कहेंगे कि यहाँ ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग प्रोसेस wire has been elongated by an amount X and there is further elongation dx when force on the wire was F as a function of X, क्योंकि अलग अलग elongation के लिए अलग अलग फोर्स था। बोलो, ये बात समझ नहीं आएगी? यहाँ आगे पर सर। एक्स सर, हाँ, ये एक्स क्या लिया है? इंटरमीडिएट एलोंगेशन है उसके। जब यहाँ से शुरू कर रहे थे और यहाँ पे पहुंच रहे थे तो डेल्टा एल के पहले की एलोंगेशन है। ओके सर। और फर्दर डिस्प्लेसमेंट किया है हमने डीएक्स, इसमें फर्दर एलोंगेशन करी है डीएक्स। उस टाइम इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एलोंगेशन, क्योंकि अलग अलग एलोंगेशन के लिए अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने यहाँ पे जब उसमें एलोंगेशन एक्स थी उस टाइम पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड था वो यहाँ वैल्यू लिख दी। अब यहाँ हम लिख देंगे इसमें y इक्वल टू F required for the elongation x into L original length upon area into x। ये यहाँ पे डेल्टा एल तो हो गया, x ओरिजिनल लेंथ हो गया, मतलब स्ट्रेन तो हो गया यहाँ पे। अगर तुम देख रहे हो इस जगह के लिए, यहाँ पे स्ट्रेन तो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और जो स्ट्रेस है वो हो गया इस टाइम के लिए फोर्स अपॉन एरिया। और यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। बोलो। अरे भाई, ये बात समझ आई या नहीं है? यस सर आ गई। अब अगर थोड़ा सा एलोंगेशन बढ़ाओगे dx तो यहाँ थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी dx, वो ऑलमोस्ट x के इक्वल ही रहेगी। तो यहाँ फोर्स को हम फॉर फर्दर एलोंगेशन dx क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट नहीं मान सकते। बोलो। मान सकते हैं सर। फॉर फर्दर एलोंगेशन dx वर्क f एज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, गलती हो गई, वर्क dw इक्वल टू उस इंटरवल के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमने अभी कैलकुलेट करी है, वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ये हमने एफ एक्स की वैल्यू पीछे से उठा कर रखी है। बोलो, ये बात समझ नहीं आएगी? आगे सर। और ये इस एक्सटेंशन के लिए, इसमें एलोंगेशन के लिए स्टोर्ड एनर्जी है। टोटल ये इस तरह के एलोंगेशन डेल्टा एक्स मिलके कहाँ तक होंगे? पहले जब ये बिल्कुल एलोंगेटेड था ही नहीं, तब एक्स की वैल्यू 0 थी। फाइनल एलोंगेशन डेल्टा एल तक।
तो एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो यू कितना हो गया? बता दो, ये बात समझ नहीं आई मुझे। आ गई सर। तो इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होएगी जब हम किसी बॉडी को एलोंगेट करेंगे। अब ध्यान से देखना जरा मेरी बात एक मिनट। किसी भी गिवन वायर के लिए यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट, उसका एरिया छोटी एलोंगेशन के लिए हम कांस्टेंट मान सकते हैं, डेल्टा एल कांस्टेंट। तो तुम ये देखो कि मैं ये नहीं कह सकता कि हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर और के को मैं कहूँ कि ये वाई ए अपॉन एल एक कांस्टेंट वैल्यू है गिवन वायर के लिए। बोलो। यस सर। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, जब स्प्रिंग को हम एक्सटेंड करते हैं उसकी ओरिजिनल लेंथ से डेल्टा एल, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है? यही तो होती है। यस। तो ये उस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है यहाँ से। ठीक है सर। बोलो, समझ नहीं आएगी? आ गई सर। यस सर, ओके। अब इसमें जब हम किसी वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं या जब वो अंडर द स्ट्रेस होता है, तो इन्होंने क्या किया भाई कि एक ना इन्होंने जो अप्लाइड स्ट्रेस है और उससे जो डेवलप्ड स्ट्रेन होती है उसके बीच में इन्होंने एक ग्राफ बनाया। ठीक है। ठीक है सर। तो उस ग्राफ को हम एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। ये कभी कभी इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आ जाए। सिद्धांत, तुम्हारा पेपर हो गया 12th का फिजिक्स का? हो गया सर। कैसा हो गया? ठीक हुआ सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम एज सच तो नहीं थी, पर मेरा थोड़ा सा छूट गया था। क्यों छूट क्यों गया? स्पीड कम थी? यस सर। क्यों? एक दो डेरिवेशन भूल गया था पेपर में, तो उनको डेराइव करा था पहले फॉर्मूले को, तो उसमें टाइम लग गया था। मतलब ये भाई कुछ कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। मैं एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना पा रहा हूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं एग्जैक्ट जैसा बनाऊं। समझ पा रहे हो? हेलो। यस सर। मतलब ये सीन ऐसा है कि जब हम किसी वायर को लैब में टेस्ट कर रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई कि लैब में टेस्टिंग के टाइम पर हमने किसी वायर पर डिफरेंट डिफरेंट लोड अप्लाई किया। मतलब लोड से मतलब फोर्स। अब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने पास था ही, तो इन दोनों से हमें रेशो करके क्या मिलेगा कि हमने उस वायर पे कितना स्ट्रेस डेवलप किया है। ठीक है। यस सर। और जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमें ये भी तो पता चल जाएगा कि इस लोड से इसमें इतनी लेंथ में चेंज आता है और अपने पास इतनी ओरिजिनल लेंथ थी। इससे हमें मिल जाएगा कि इसमें कितना स्ट्रेन हो रहा है।
बोलो। Yes. तो इसमें ये होता है फिर कि हम दो टेबल बना लेते हैं, एक अप्लाइड फोर्स और एरिया की, एक अप्लाइड फोर्स से रिजल्टिंग चेंज इन लेंथ और लेंथ की। तो हम स्ट्रेस की एक टेबल बना लेते हैं और एक टेबल बना लेते हैं हम स्ट्रेन की। ठीक है ना भाई? हाँ सर। तो स्ट्रेन को हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, स्ट्रेस को हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें पॉइंट पी तक हमें दिखाई देता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो कांस्टेंट है। Yes, sir. अब मान लो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो क्यों कांस्टेंट है, इस बात को तो हम पढ़ चुके चूंकि ये क्या कहलाता है, यही तो यंग्स मॉडुलस कहलाता है। नहीं Yes, समझ? sir. तो इसको क्या रहना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो मान लिया कि ये 1 है, तो ये एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि टेन थीटा 1 बनेगी होता सर। है, टेन 45 ही तो 1 होता है। और ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाई और एक्स का रेशियो होगा। वाई और एक्स का रेशियो है टेन थीटा है, तो टेन थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा 45 है। यस सर। तो अगर y की वैल्यू 1 आई तो हम एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अगर भाई y और x की वैल्यू √3 आती है तो हम 60 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बना देंगे। हाँ जी सर। 1/√3 आती है तो हम 30 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बना देंगे। मतलब बेसिकली मेरा मतलब कहने का ये है कि थोड़ी टाइम के लिए तुम देखोगे कि स्ट्रेस इज ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रेशियो विद रिजल्टिंग स्ट्रेन। Yes, sir. तो हम ग्राफ कैसा बना देंगे, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो यहां हम कहेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन ओपी, क्योंकि पी पॉइंट तक ही ऐसा हो रहा था, वो क्या कहलाएगा, देखो ये स्ट्रेस का स्ट्रेन से रेशो है और स्ट्रेस का स्ट्रेन से रेशो क्या कहलाता है, यंग्स Young's मॉडुलस। modulus. तो इस ग्राफ में पॉइंट पी तक का जो रीजन है उसका हमें स्लोप यंग्स मॉडुलस होता है। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. आ यस गई. सर। अब इसके बाद जब हमने और स्ट्रेस बढ़ाया तो अब तुम्हें दिखने लगेगा कि स्ट्रेस विल नो लॉन्गर बी इन प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनैलिटी नहीं रहेगी। समझ गए? Yes, sir. पर जब तुम वायर से अप्लाइड फोर्स को रिमूव करोगे जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो वायर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ में प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं है, पर फिर भी वायर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेता है। तो जब तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है तब तक हम क्या कहते हैं कि बॉडी इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। Yes, sir. तो ये जो पॉइंट पी है ये तो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और ये जो पॉइंट ई है यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी तो पी पे ही खत्म होगी, पर अभी भी वायर की जो टेंडेंसी है वो अपने आप को ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन करने की है। तो ये कहलाती है इलास्टिक लिमिट। Elastic limit. अब क्या होगा कि इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस हो जाएगी, वंस इलास्टिक लिमिट इज क्रॉस, तो एक फिनोमिना हो जाएगा कि वायर अब अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगा और तुम स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाओगे। मतलब देखो ये ग्राफ ऊपर तो कम जा रहा है, पर यहाँ से देखना तुम यहाँ पहुंच गए, तुम मान लो तो स्ट्रेस में कितना इंक्रीज हुआ, इतना, पर स्ट्रेन में कितना इंक्रीज हुआ, देखो इतना सारा। देख पा रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब फॉर अ स्लाइट स्ट्रेस देयर इज अ कंपैरेटिवली लार्ज स्ट्रेन।
ठीक है सर। तो यहाँ वायर में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है, ठीक। यस सर। और पॉइंट बी के बाद तो ऐसा होता है कि अगर देखो तुमने क्या करा कि वायर जैसे तुमने स्ट्रेस कम करना शुरू कर दिया, यहाँ पे देखो लोड कम हो रहा है, यस सर। पर अभी भी टेंशन क्या हो रही है वायर में, एलोंगेशन बढ़ रही है। देखना अरे, ये तो सारा का सारा गड़बड़ हो गया, गलती से सेव करना था, इरेज। नहीं समझ आया भाई तुम? आ गया सर। हाँ तुम इसको थोड़ा सा एक बार घर जाके देखना भाई, हम दोबारा से बात करेंगे इसके ऊपर। आ गई है, हो गया काम। तो इसके बाद क्या होगा इसमें कि अगर तुम इसको ब्रेक कर देते हो, सॉरी, पॉइंट पी के बियॉन्ड, टाइम खत्म होने वाला, जरा ध्यान से देख लेना। पॉइंट पी के बाद तुमने क्या किया कि टेंशन कम कर, स्ट्रेस घटाया, पर फिर भी देखो अलोंग इसमें स्ट्रेन बढ़ गई। इसका मतलब अगर तुमने ये वायर को अनलोड करना शुरू कर दिया, फिर भी वो आगे अपनी एलोंगेशन बढ़ाता रहेगा और सी पे जाके वो टूट जाएगा। तो ये जो बी पॉइंट है, ये वो मैक्सिमम लोड है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो स्ट्रेस